हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो जितना हो सके आप पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे हम आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए अच्छी ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। तो जो सबसे पहले हेडिंग ली गई है कि इस महीने के अंत तक आ सकती है बच्चों की स्वदेशी वैक्सीन। देखिए, ये जो आर्टिकल दिया गया है यहाँ पर पर्यावरण के लिए, तो इसमें जो आर्टिकल लिखा गया है एडिटोरियल पेज में इन सब बातों को उसमें कवर कर लिया जाएगा। तो जो सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक आ सकती है बच्चों की स्वदेशी वैक्सीन। कोरोना काल में देखिए, जिस तरीके से अब तीसरी लहर की बात करी जा रही है और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का डर लगाया जा रहा है तीसरी लहर में, उसको लेकर 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को अब वैक्सीन की उपलब्धता पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि जो तीसरी लहर है उससे पहले किस तरीके से 12 से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन की अनुमति देकर सुरक्षित किया जाए। इसी के तहत ये निर्णय लिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। इसके लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की तैयारी की जा रही है। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन पर गठित उच्च अधिकारी समूह के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार जायडस और कैंडिला की वैक्सीन के ट्रायल में बड़ों के साथ साथ 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी शामिल किया गया है। इसलिए इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिलने पर 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जायडस और कैंडिला की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी 2 हफ्ते के भीतर इसके इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन भी कर सकती है। कोरोना संक्रमण पर गठित विशेषज्ञ समिति यानी कि SEC तीसरे चरण के परीक्षण में डाटा विश्लेषण कर रही है। सब कुछ सही पाए जाने पर सीमित कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की तरह इसे भी इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना की दूसरी लहर से तेज विकास की उम्मीद को झटका। तो ये RBI ने जो विकास दर बताई है 2021-22 के लिए, पहले जो बताई थी 10.5, अब उसे घटाकर 9.5 कर दिया गया है। हालांकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जो भी संकटग्रस्त उद्योग हैं उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराने का भी इसमें आश्वासन दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने चालू वित्त वर्ष के दौरान तेज विकास दर की उम्मीदों को झटका दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष के लिए GDP विकास दर के 10.5% अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति की घोषणा करते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किसी भी तरह की नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन इस बात की पूरी व्यवस्था की है कि बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त राशि रहे ताकि सभी को सस्ता कर्ज दिया जा सके। इसके लिए बैंक ने दूसरी लहर से सबसे अधिक संकटग्रस्त चुनिंदा सेक्टरों को 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज की व्यवस्था करी है। और इसमें कुछ पॉइंट बताने से पहले आपको ये बता दें कि मौद्रिक नीति क्या होती है। तो मौद्रिक नीति जो होती है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मुद्रा की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस उद्देश्य से कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बुधवार को चल रही बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस बार देशव्यापी लॉकडाउन तो नहीं लगा, लेकिन जो स्थानीय लॉकडाउन लगे हैं उससे जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो निश्चित तौर पर प्रभावित हुई हैं। अप्रैल से मई 2021 में शहरी क्षेत्रों में बिजली खपत, रेलवे ढुलाई, स्टील खपत, सीमेंट उत्पादन, ई-वे बिल, टैक्स वसूली कम हुई है। सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग पर असर पड़ा है। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए RBI ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 18.5%,
दूसरी में 7.9%, तीसरी में 7.2% और चौथी तिमाही में 6.6% विकास दर का अनुमान लगाया है। आरबीआई सरकार को टीकाकरण को गति और निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाने का सुझाव दे रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नौसेना के लिए 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी। भारतीय नौसेना की समुद्री सैन्य ताकत में बड़े इजाफे के लिए रक्षा मंत्रालय ने 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी निर्माण की परियोजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने पर मुहर लगा दी गई है। चीन की लगातार बढ़ रही नौसैनिक क्षमता के मद्देनजर भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा के लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही डीएसी ने करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से सेना के एयर डिफेंस गन सिस्टम के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। अगर हम बात करें कि भारत के पास लगभग कितनी पनडुब्बियां हैं, तो भारत के पास 15 से ज़्यादा पनडुब्बियां हो गई हैं। अगर हम सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी की बात करें तो वो है रूस की टाइफून क्लास की पनडुब्बी। टाइफून क्लास पनडुब्बी, और जो इसके आविष्कारक थे पनडुब्बी के, वो कॉर्नलिस ड्रेबल। फिर से सुन लीजिए, एग्जाम में आ सकता है कि पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है? कॉर्नलिस ड्रेबल। और जो भारत की सबसे पहली पनडुब्बी थी वो थी INS अरिहंत, भारत की सबसे पहली पनडुब्बी है। अगर हम विश्व की सबसे पहली पनडुब्बी की बात करें तो विश्व की जो सबसे पहली पनडुब्बी है वो है 30 सितंबर 1954 को नॉटिलस, अमेरिका। पनडुब्बी का नाम था नॉटिलस, और ये अमेरिकी नौसेना में शामिल करी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे आपका जानना जरूरी था। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, जो सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं उसको लेकर एक समिति बना दी गई है, और वो समिति मूल्यांकन के मापदंडों को किस तरीके से पूरा किया जाए इस पर सुझाव देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के मूल्यांकन का मापदंड तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी में शिक्षा मंत्रालय से लेकर यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारी तक शामिल होंगे। अब कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? विपिन कुमार, जो कि संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा मंत्रालय से हैं। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको मैं एक एक नाम बताऊंगा तो उसमें वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत को अलग से भी वैक्सीन देगा अमेरिका। अमेरिकी सरकार की तरफ से गुरुवार को भारत और कुछ दूसरे एशियाई देशों को पहले चरण में कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 70 लाख डोज देने का ऐलान किया गया है। भारत को मिलने वाली अमेरिकी वैक्सीन की यह सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका दूसरे देशों को कुल 8 करोड़ डोज देने वाला है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अमेरिका भारत की अलग से भी वैक्सीन देगा, जिसके लिए बातचीत चल रही है। अमेरिका ने भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की राह की प्रमुख बाधा यानी कि रक्षा संशोधन कानून को भी हटाने का फैसला किया है। कोविड को लेकर अमेरिकी सरकार की तरफ से गठित रिस्पांस टीम की कोऑर्डिनेटर गॉयला स्मिथ ने भारतीय मीडिया के साथ एक वार्ता में इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी इस बारे में भारत को आश्वस्त या आवश्यकता बताई है। भारत को उम्मीद है कि पहले चरण में अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली 2.5 करोड़ वैक्सीन में से 25 लाख के करीब उसे मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहला आर्टिकल लिया जाएगा उसका वो हेडिंग है वो कि दूसरी लहर से प्रभावित सर्विस सेक्टर को 15,000 करोड़ का सस्ता कर्ज। जैसा कि मौद्रिक नीति की जो समीक्षा बैठक थी उसमें गवर्नर ने बोला है कि कोरोना की दूसरी लहर
में बुरी तरह से प्रभावित सेवा क्षेत्र के लिए अलग से 15,000 करोड़ के लोन की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को आरबीआई की तरफ से यह घोषणा की गई है। इस स्कीम के तहत सेवा क्षेत्र के उद्यमी अगले सप्ताह सोमवार यानी 7 जून से लेकर अगले साल 31 मार्च तक लोन ले सकेंगे। स्कीम के तहत होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, विमान सेवा, निजी बस ऑपरेटर्स, कार रिपेयर सेवा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, स्पा, क्लिनिकल, ब्यूटी पार्लर व सैलून के कारोबार से जुड़े उद्यमी लोन ले सकेंगे। दूसरी लहर में देश के लगभग 20 प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन होने से इन क्षेत्रों का कामकाज लगभग ठप हो गया है। कई राज्यों में संक्रमण से निपटने को घोषित प्रतिबंधों में इस माह की शुरुआत से ढील मिलने लगी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले माह से सभी राज्यों में कोरोना संकट से जुड़ी हर तरह की पाबंदी खत्म हो जाएगी। बाजार कमजोर, विकास दर अनुमानों पर सुस्त। बैंकिंग, ये शेयर मार्केट से न्यूज़ है कि जो कल अनुमान आए हैं और उसमें जो रफ्तार गिराई गई है 10.5 से 9.5 कर दी गई है आर्थिक विकास की, उससे बाजार काफ़ी सुस्त हुए, उसमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। इंफ्रा परियोजनाओं पर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंफ्रा परियोजनाओं पर खर्च में लाएं तेजी। ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कोरोना के घटते मामले को देखते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था की रिकवरी में तेजी के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सरकार जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के काम में तेजी लाना चाहती है ताकि आर्थिक पहिए की रफ्तार तेज की जा सके। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होने वाले खर्च में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मंत्रालयों से इस काम में निजी क्षेत्र को सहयोग करने के लिए भी कहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को ताकत देने में पूंजीगत खर्च में होने वाली बढ़ोतरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से उन्होंने अपने अपने मंत्रालय से संबंधित बड़ी परियोजनाओं पर होने वाले खर्च में तेजी लाने को कहा ताकि उन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बैंक खुले या ना खुले सैलरी अब निर्धारित दिन ही मिल जाएगी। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी कि NACH की सुविधा अब सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगी। मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इस व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी। इसका सीधा मतलब है कि किसी की सैलरी अब सिर्फ इस वजह से नहीं रुकेगी क्योंकि निर्धारित तिथि को बैंक बंद है। इसके साथ ही होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन समेत किसी भी तरह की समान मासिक किस्त या अन्य किसी भी तरह की सर्वाधिक देय राशि का जो दिन निर्धारित है वह अब राशि अकाउंट से उसी दिन कट जाएगी। वर्तमान व्यवस्था के तहत NACH का परिचालन बैंकों के कार्य दिवस में ही होता है। हालांकि लोन ग्राहकों को इसका एक फायदा यह होता है कि अगर निर्धारित तिथि को उनके खाते में EMI जितनी रकम नहीं होती है तो बैंक छुट्टी होने और EMI अगले दिन कटने की सूरत में उन्हें खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पर्याप्त रकम डालने के लिए कुछ घंटों की मोहलत मिल जाती है। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी बैंक खाते से दूसरे खाते में रकम जमा करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। पहला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है कि चीन को सबक सिखाने का समय। चीन कैसे बना, किस तरीके से ये इतना ताकतवर बना, ये कब चीन आज़ाद हुआ, किसी के अंडर में था भी कि नहीं था, भारत से किस तरीके से इसके मतभेद हुए, कौन कौन से वंश ने इस पर राज किया, ये सब बातें हम आज के इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है एडिटोरियल पेज का कि चीन को सबक सिखाने का समय, और ये आर्टिकल लिखा है इतिहासकार एवं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सीनियर फेलो प्रोफेसर कपिल कुमार द्वारा। ये आर्टिकल में बताया गया है कि आज पूरा विश्व चीन से प्रताड़ित है और उत्तर कोरिया, तुर्की एवं पाकिस्तान को छोड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई चाहता है। परंतु इसके पहले यह जानना आवश्यक है कि चीन विश्व का सशक्त
महाजन और दूसरों की भूमि हड़पने वाला देश बना कैसे। दरअसल शीत युद्ध काल में रूस को रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियों ने चीन को एक मोहरा समझकर उसे प्रोत्साहित किया, परंतु ये देश नेपोलियन के ये शब्द भूल गए कि चीन एक सोता हुआ ड्रैगन है, इसे जगाना मत वरना सारे विश्व को झकझोर देगा। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ये देखेंगे कि इसको ड्रैगन क्यों बोला जाता है। देखिए, ड्रैगन एक शाही आधिकारिकता का प्रतीक है और चीनी लोग अपने आप को ड्रैगन का वंशज मानते हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि या विश्व में भी बंदरों से कैसे शुरुआत हुई, उसी तरीके से इसमें भी ड्रैगन को अपना ये वंशज मानते हैं। और इसमें कहा गया कि इसे जगाना मत वरना सारे विश्व को झकझोर देगा। वास्तव में चीन यह समझ चुका था कि रूस की क्रांति करने के हथकंडे विफल हुए हैं और उसे ले डूबे, इसलिए सैनिक क्षमता के साथ साथ आर्थिक शक्ति बनाना भी उसके लिए आवश्यक है। इसी क्रम में लोभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन को उत्पादन के लिए अपनी कर्मभूमि बनाया, यानी कि जो दूसरे देश की कंपनियां थीं उन्होंने चीन में जाके फैक्ट्रियां स्थापित करी, क्योंकि चीन में मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं था, उनके कोई अधिकारों की चिंता नहीं करता था, उनसे कई तरीके के कार्य लिए जाते थे, उतना वेतन भी नहीं दिया जाता था और हड़ताल तो वो कर ही नहीं सकते थे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख भी नहीं सकते थे। तो ये एक अच्छा जरिया समझा विदेशी कंपनियों ने, पश्चिमी देशों की कंपनियों ने, कि अगर हम वहाँ कंपनी स्थापित करते हैं तो हमें मजदूरों की किसी प्रकार की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि अपनी नीतियाँ नहीं बदल और इसमें उन्हें चीन को एक आर्थिक शक्ति, अब यही करते करते जो है चीन आर्थिक शक्ति बन गया, क्योंकि कई देशों की कंपनियां वहाँ पर स्थापित हुई। अब चीन चंद कट्टर आतंकी देशों से साठगांठ कर दुनिया को आर्थिक व मानसिक दास बनाने की स्थिति में पहुंच सकता है। चीनी युद्ध सामंत माओ ने 1949 में ही चीन की महाशक्ति बनने का जो सपना देखना प्रारंभ किया था, उसे अब शी जिनपिंग साकार करने का भयंकर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम चीन का इतिहास जान लेते हैं कि जो 220 ईसा पूर्व से 206 ईसा पूर्व तक किन वंश, यहां पर होगा किन वंश ने संगठित चीन की स्थापना की और 2006 ईसा पूर्व से 2020 ईसा पूर्व तक 2006 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक हान वंश ने चीन की सीमा का विस्तार किया। यानी कि जो चीन की सीमा का विस्तार है वो 2020 ईस्वी से चालू हुआ था, जिसमें कोरिया, वियतनाम और मंगोलिया और मध्य एशिया तक को इसमें कवर किया गया। अगर हम 1949 में माओ त्से तुंग, जिनका अभी जिक्र किया गया था, द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, चीन गणतांत्रिक समाजवादी एक देश बन गया। चीन कभी भी गुलाम नहीं रहा है। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चीन कभी गुलाम नहीं रहा है, लेकिन 1840 में ब्रिटेन ने अपना अर्ध उपनिवेश बनाया था इसे, यानी कि आप कह सकते हैं कि गुलाम तो बनाया था, लेकिन अर्ध उपनिवेश के लिहाज से इसे 1840 में 1840 में इसे गुलाम बनाया था। चीन के कई नाम भी रहे हैं पहले, जैसे सिनो, सिने, कैथे, और सबसे प्रचलित जो नाम है वो झोंगुओ जो सबसे प्रचलित नाम है, जिसका अर्थ है केंद्रीय राष्ट्र। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि चीन ने सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों की जमीनें हथियाकर अपनी सीमा को सुरक्षित किया, फिर अविकसित देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने जाल में फंसाना शुरू किया। तिब्बत पर सबकी चुप्पी और नेहरू काल में भारत द्वारा चीन को हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में समर्थन का मुआवजा तो भारत ने भुगता ही है, बल्कि विश्व भी इसको भुगत रहा है, क्योंकि उस समय विश्व सोता रहा। पाकिस्तान तो शुरू से ही चीन का एक प्रांत बनकर रहा है। तालिबान और अलकायदा के उद्भव के बाद चीन ने अपना ध्यान उधर
अपना ध्यान उधर लगाकर कट्टरपंथियों को मौसेरा भाई बना लिया। इसका सबूत है कि उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार, इस पर इस्लामी मुल्कों की चुप्पी और संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनकी सांठगांठ। चीन ने इन सबके साथ मिलकर शतरंज की एक बिसात बिछाई। चीन इस समय उदारीकरण का लाभ उठाकर सांस्कृतिक और शैक्षिक साम्राज्यवादी बनने का भी प्रयास कर रहा है। चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता रहा, अपना दमखम वह आए दिन अपने पड़ोसियों को दिखाता है। इसका उद्देश्य एक ही था कि आर्थिक और भौगोलिक विस्तार। इन सभी तैयारियों के बावजूद चीन यह समझ चुका था कि अब केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति के आधार पर ही विश्व अपना वर्चस्व नहीं जमा सकता। ट्रंप के काल की अमेरिका की आर्थिक नीतियों ने इस धारणा को और मजबूत किया। तब चीन ने आजीवन सम्राट चिनपिंग ने एक नया पासा फेंका कि आज ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं कि 1999 से ही चीन जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी ताकतें और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जाने अनजाने इसमें भी चीन की मदद कर रही हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है वुहान की वह प्रयोगशाला जिसे स्थापित करने में उन्होंने चीन की मदद करी है। सिर्फ चीन ने वुहान की लैब नहीं बनाई है, कई देशों ने मिलकर उसमें मदद करी है, वहां पर किए जा रहे शोध को बढ़ावा दिया। इस बाजी को जीतने के लिए चीन ने 3 चालें चली हैं। सबसे पहले उसने कई देशों में साम्यवाद समर्थक अपने प्यादों को आगे बढ़ाया। यह आशंका है कि अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे कई देशों में हुई हिंसा के पीछे चीन समर्थक तत्व हो सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की मदद से कट्टर धर्मावलंबियों ने भी चीन का साथ दिया। दूसरा पासा चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का झांसा दिखाकर किया। कभी दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत भेजे, तो कभी ताइवान और कभी जापान के पास लड़ाकू विमान, और कभी अमेरिका को धमकी दी, कभी लद्दाख और गलवान में भी उपद्रव किया। सारी दुनिया के राजनीतिक और मीडिया यही कहते रहे कि युद्ध होने जा रहा है। अंदेशा है कि इसी दौरान चीन ने चुपचाप कोरोना का जैविक हथियार छोड़ दिया। जब तक विश्व को यह समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन अपनी जो तुरंत सबक अभी तक नहीं सीख पाया है, इसे सिखाने की अब विश्व समुदाय को जरूरत दिखानी चाहिए। दूसरा, चीन के सभी पड़ोसी देशों को उसकी विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध आपस में मिलकर उसे वापस चीन की दीवार के अंदर भेजना होगा, जो कि उसकी मूल सीमा है। तीसरा, आतंक को बढ़ावा देने वाले उद्योगों को आर्थिक और सैनिक दोनों प्रकार से ध्वस्त करना होगा। चौथा, चीन की जनता को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से अवगत कराना होगा, जिससे वे साम्यवादी फांसीवादी से मुक्ति पा सके। साफ है कि जिन शक्तियों ने ड्रैगन को जगाकर सारे विश्व को आतंकित कराया, आज उन्हीं शक्तियों की यह जिम्मेदारी है कि चीन को उसकी औकात दिखाएं। नेक्स्ट है धरती को रहने लायक बनाने की चुनौती। करीब 2 वर्ष पहले मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए मध्य अमेरिका के छोटे देश अल सल्वाडोर की पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री लीना पोहन ने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार के लिए 1 दशक मनाने का सुझाव दिया। और इन्हीं यानी कि पर्यावरण पर ही लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रशांत कुमार घोष ने। तो उन्होंने प्रशांत कुमार घोष बता रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा देश अल सल्वाडोर के जो मंत्री थी, प्राकृतिक संसाधन मंत्री लीना पोहान ने, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हर 10 साल पर 10 में हमारे मतलब कि एक पर्यावरण से लेकर यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार के लिए 1 दशक मनाया जाए। आगामी दशकों में हमारे जीवन को ये किस तरीके से निर्धारित करेगा, इस पर यह बहस की जाएगी। देश भले ही छोटा हो, लेकिन बात बहुत बड़ी बोली गई, इसलिए इस सुझाव को 70 से अधिक देशों ने अपना समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तत्काल एक प्रस्ताव पारित करके 2021 से 30 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुनरुद्धार दशक के रूप में मनाने की घोषणा भी कर दी। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में सभी जीवधारियों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों की विविध प्रजातियों का सह अस्तित्व होता है। यह तंत्र इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का आधार है। जंगल, पहाड़, नदियां, झील, तालाब, समुद्र, कृषि भूमि, ये सभी विविधताएं एक स्वस्थ और संपन्न मानव जीवन की प्राण शक्तियां हैं। हर कोई पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर पूरी तरह निर्भर है।
चाहे वह भोजन सामग्री हो, जल हो, ईंधन हो या फिर कूड़े करकट या प्राकृतिक निदान, वायु शुद्धिकरण, मुद्रा निर्माण, परागण आदि कुछ भी हो। हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका सबसे बड़ी है। देखिए, कई बार डिस्कस हुआ है कि कार्बन उत्सर्जन जो है उस पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। 2020 में अगर हम कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो 4.2 से 7.5% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी की जो इसमें अनुमान लगाया गया है। पहले ये इससे कहीं ज़्यादा था। चीन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, वो अमेरिका चीन को कहता है, चीन अमेरिका को कहता है। तो और भारत का अगर हम बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत जो है वो 40% पाया गया है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ने कुल वैश्विक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 7% है। तब भी कई बार अमेरिका, चीन, फ्रांस वो भारत पर ही आरोप लगाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार का तात्पर्य लक्ष्य आधारित ऐसे निरंतर प्रयासों से है जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों में हुई क्षति की भरपाई करने में योगदान करे। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों की जितनी आवश्यकता उत्पन्न हो गई है उसके लिए अब एक पृथ्वी पर्याप्त नहीं है, बल्कि 1.6 पृथ्वी की आवश्यकता है। यदि स्थिति ऐसी ही रहती है तो वर्ष 2050 से पहले ही हमें 2 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। पारिस्थितिकी तंत्र से में हुई क्षति का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों को रोक दे और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। अच्छी बात यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार किया जा सकता है। विगत 3 दशकों में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों जैसे वनों, चारगाहों, नदियों, महानगरों और शहरी आवास आदि के बेहतर रख रखाव की अनेक विधियां विकसित हुई हैं। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, हरित गैसों के उत्सर्जन में कटौती, कचरा प्रबंधन, मुद्रा संरक्षण, बीज विज्ञान जैसे विषयों को भी महत्व दिया जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दशक के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जैसी प्रमुख संस्थाओं से ने मिलकर रणनीति तैयार की है। इसमें मापनीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी हितधारकों की निरंतर भागीदारी पर बल दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आत्मनिर्भरता का मंत्र। इस पर आश्चर्य नहीं है कि रिजर्व बैंक ने विकास दर अनुमान घटा दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का विकराल रूप अर्थव्यवस्था के लिए आघातकारी होना ही था। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान 9.5% रखा है, पहले 10.5% था। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। बगैर कोरोना की मार से सबसे अधिक प्रभावित पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को 15,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज देने की बात कही गई है। देखना है कि इस क्षेत्र के कारोबारी सस्ता कर्ज लेने के लिए आगे आते हैं या नहीं। यह सवाल इसलिए क्योंकि आमतौर पर कारोबारी कर्ज भी लेते हैं जब उन्हें अपना उद्यम आगे बढ़ता दिखाई देता है। चूंकि अभी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और तीसरी लहर आने की आशंका है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के कारोबार कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सक्रिय होंगे। जो भी हो, विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर के उस मंत्र को याद रखना आवश्यक है जो उन्होंने गत दिवस एवं एक बार और बार बार दोहराया है। उसके अनुसार कोविड महामारी के चलते आत्मनिर्भर भारत अभियान की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई है, लेकिन इस अभियान के जरिए देश को सशक्त बनाना आज भी उनकी सरकार का संकल्प है। इंटरनेशनल पेज पर 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहा है डेल्टा वेरिएंट का कहर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उबर रहे ब्रिटेन में अब डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महज सप्ताह भर में करीब 5,500 नए मामले बढ़ गए हैं। इससे ब्रिटेन में महामारी के फिर बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ गई है। सबसे पहले भारत में पाए गए इस वेरिएंट को बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ नहीं रहे। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। भारतीय मूल के जगन्नाथ 2 बार मॉरिशस के राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। 29 मार्च
1930 को जन्मे जगन्नाथ मॉरिशस के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों में शुमार किए जाते थे। पिछले साल भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका निधन गुरुवार को हुआ था। शनिवार को उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। अब आपको ये बताना है कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, क्योंकि दूसरा सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया था, तो पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पेज की भारत में नहीं यूएई में होगा T20 विश्व कप। आईसीसी ने कोरोना संकट को देखते हुए भले ही बीसीसीआई को इस साल होने वाली T20 विश्व कप की मेजबानी पर फैसला लेने के लिए 28 जून तक का समय दिया हो, लेकिन इस टूर्नामेंट का आयोजन अब भारत में नहीं बल्कि यूएई में होगा। T20 विश्व कप का आयोजन इस साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। इसकी मेजबानी के अधिकार बीसीसीआई के पास है। बीसीसीआई चाहता था कि इस यहीं पर हो इंडिया में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि तीसरी लहर जो अक्टूबर में संभावित बताई जा रही है उसको देखकर आईसीसी ने यह फैसला लिया है। तो ये आज का यानी 5 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।